नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बीएम वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आप विभिन्न आयोग के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, उनका सॉल्यूशन विथ इन डेप्थ एनालिसिस मिलने वाली है। बस आप पार्ट वाइज फॉलो करिएगा, आपको सेम सीक्वेंस में जो ओरिजिनल पेपर का है, वैसे उसका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी वरीयता यही है कि एक एक मिनट आपके लिए फ्रूटफुल रहे। बाकी तो जैसे जैसे लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, बाकी प्लानिंग को डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग ये पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें हम 31 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हो सकता है किसी ने ओरिजिनल पेपर ना देखा हो, तो यहाँ पर जो मार्किंग की गई है 31, वो उसको थोड़ी सी और लग रही होगी। बिल्कुल क्यों ना लगे, सर ने कहा कि 1 से स्टार्ट होगा। नहीं, क्योंकि इसके पहले जो 30 क्वेश्चंस थे वो जीएस के होते हैं, तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में कंपाइल करेंगे। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 31 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन का है। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीफनेस ऑफ स्लोप्स ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ द ग्लेशियल आइस। इसमें दो कीवर्ड है, स्टीफनेस ऑफ द स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द ग्लेशियल आइस। किस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं? ये करते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि ढाल से क्या होता है? ढाल से गतिज ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना। वो जब वैली वैली में आप नीचे उतरेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर। हर एक जो ऊंचे ऊंचे स्थान है उसको नीचे की ओर ढकेलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा मिलती है। दूसरा, यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस है, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे जैसे आइस की या आइसबर्ग की उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो क्या होता है बेसिकली कि उतना तेजी से वो स्लाइड करता है। क्यों स्लाइड करता है? इसलिए करता है कि जब थिकनेस बढ़ती है तो क्या होता है? दबाव बढ़ता है। ठीक है, जब दबाव बढ़ता है तो जो नीचे की आइस होती है वो पिघलती नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो जो नीचे की आइस होती है ना, बर्फ, वो ऐसे ही होती है। अब बर्फ कैसी होती है? चिकनी होती है। जब चिकनी होती है तो एक लुब्रिकेंट का काम करती है, मतलब फिसलने में सहायता देती है। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ जाती है। और दूसरा कह रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस टू द स्लाइड ओइंग टू द लेसर डेप्थ ऑफ आइस एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल एंड बॉटम। अब आप बताइए कि किसी भी चीज़ की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कब कम होती है? जब उस पर फ्रिक्शन लगता है। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। और जैसा कि हमने कहा कि जैसे जैसे डेप्थ या थिकनेस बढ़ेगी, तो वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अगर घटेगी तो वेलोसिटी घटती है। तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन क्या कथन एक को कथन आर वाला डिफाइन कर रहा है क्या? मतलब उसका कारण बता रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बता रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अगर इंक्रीमेंट हो रही है तो इन दोनों की वजह से हुई है। तो यहाँ पर उसका जिक्र नहीं। कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्लेटों का जिक्र है, और वो प्लेटें कहाँ कहाँ मिलती हैं इसकी बात कर रहा है। नजका प्लेट, नजका प्लेट कहाँ पर मिलती है भाई? नजका प्लेट मिलती है आपकी साउथ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में। क्या आप बता सकते हैं कि साउथ अमेरिकन और जो नजका प्लेट है, इसकी वजह से कौन सा माउंटेन बना हुआ है? आप सोचिएगा। स्कोतिया प्लेट कहाँ पर मिलती है? साउथ ऑफ द साउथ अमेरिका। कोकोस प्लेट कहाँ मिलती है? जस्ट नजका प्लेट के ऊपर। तो ऊपर कहाँ पर पड़ेगा? बिटवीन द कैरिबियन एंड पैसिफिक प्लेट। जुआन डी फूगा, आपको पता है रॉकीज इससे रिलेटेड है, इसकी थ्योरी से। मतलब पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में मिलता है। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान याद रखना है, ये माइनर प्लेट है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो मेजर प्लेट दी गई है, मेजर प्लेट पूरी दुनिया में, वो कितनी है? 7 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
चूँकि हम लोग एक ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसके अराउंड अपने आप को कन्फाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसके हिसाब से 33 कह रहा है कि द रिवर वैली विच ड्रेन इन सेम डायरेक्शन एज ओरिजिनल कंसिक्वेंट ड्रेनेज बट एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल हैव डेवलप्ड विथ रिस्पेक्ट टू न्यू बेस लेवल। देखिए दो कीवर्ड पकड़िए आप। कह रहा है कि न्यू बेस लेवल से एक ओरिजिनल कंसिक्वेंट ड्रेनेज के लगभग समानांतर सेम डायरेक्शन में दूसरी वैली बन रही है। तो कौन सी वैली होगी? अगर वो कंसिक्वेंट है, यहाँ पर बेस लेवल दूसरा है, मान लीजिए कोई डैम यहाँ बना हुआ है या फिर कोई लेक बन गई, तो लगभग इसके सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही है, तो अगर ये कॉन्सिक्वेंट है तो ये रिसिक्वेंट हो जाती है। ठीक है, अगर अपोजिट गई तो क्या बोलते हैं उसको? ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं, अपोजिट, राइट। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कास्ड बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द रॉक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी में। जब वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब गीलेपन और सूखेपन के कारण अगर चट्टानों में पुनर्वित्तिक कोई परिवर्तन दिखता है तो किस प्रोसेस का नाम देते हैं? उसको बोलते हैं स्लेकिंग। ठीक है, स्लेकिंग। लेकिन अगर कभी आप इन जनरल बुक में पढ़े होंगे तो स्लेकिंग के साथ में आपको कभी कभी स्पॉलिंग भी आता है, सीटिंग भी आता है, फ्लेकिंग भी आता है। तो इनका क्या मतलब है? देखिए एक कंसेप्ट देखिए कि फ्लेकिंग क्या होता है। अगर टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से, आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वहाँ पर ऊपरी सतह पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फैलने का प्रयास करता है, जब कम होता है संकुचित होता है। इससे क्या होती है, जो भी रॉक है वो कमज़ोर होने लगती है। तो जो टेम्परेचर बढ़ने के और घटने से चट्टान की जो प्रकृति है उसमें जो परिवर्तन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लेकिंग। अगर यही प्रक्रिया चलती रहती है तो उसमें सीट बन जाती है, परत दर परत बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सीटिंग। और वही जब परत किसी अपर्दन वाले माध्यम से हटा दी जाती है तो जो हटाने की प्रक्रिया है, दाब मुक्ति की वजह से भी जो चट्टान का उभार होता है उसको बोलते हैं स्पॉलिंग। तो आई होप इस क्वेश्चन के जरिए चारों टर्म आप समझ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एंडोजेनेटिक फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है एंडोजेनेटिक। अब आपको पता है कौन से फोर्सेस हैं? एंडोजेनेटिक हैं, मतलब आंतरिक रूप से जो बल लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि एक्सट्रीम एलिमेंट earthquake and volcanic eruption are caused by diastrophic force। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि टेंशनल फोर्स कॉज वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग। अब आपको क्या लगता है? यहाँ पर क्या है? एंडोजेनेटिक। ठीक है, एंडोजेनेटिक में दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? यहाँ पर दो होते हैं, एक डायस्ट्रॉफिक होता है और दूसरा होता है सडन। मतलब ये समय लेता है लेकिन ये कभी भी हो सकता है रेंडमली। तो आप बताइए अर्थक्वेक और जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये सडन वाली कैटेगरी में आते हैं कि डायस्ट्रॉफिक में? ये सडन वाले में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हमारा हो गया। टेंशनल फोर्स कॉज वार्पिंग। तो देखिए टेंशनल क्या होता है, कंप्रेशनल क्या होता है? ये देखिए अगर दो प्लेटें हैं, सपोज कीजिए दो प्लेटें हैं, अगर एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो वहाँ पर तनाव मूलक बल लगता है। ठीक है, और इससे क्या बनती है? इससे बनती है भ्रंश घाटी। और अगर एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो बीच में मलबा होगा वो संकुचित होगा, यहाँ पर संपीडनात्मक बल लग रहा है। ठीक है, तो उससे बनता है आपका वार्पिंग। वार्पिंग और माउंटेन बिल्डिंग दोनों किससे बनते हैं? संपीडनात्मक बल से। ठीक है, लेकिन वार्पिंग कब होता है? अगर बीच में जो भूखंड है अगर वो कठोर आ गया तो वो पूरी तरीके से फोल्ड नहीं हो पाता, तो या तो नीचे की ओर उसका उभार हो जाता है या तो फिर ऊपर की ओर, तो उसी को बोलते हैं वार्पिंग। ठीक है, अवसंवलन, उत्संवलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। रिवर कौन सा लैंडफॉर्म बनाती है? प्लंज पूल। कैसा लैंडफॉर्म है? इरोजनल। ग्लेशियल
बिल्कुल बनाती है। टार, जिसको हम पैटर्नास्टिक लेक भी बोलते हैं। विंड, ब्लो होल, नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लो होल बनता है सी वेव से, और आपने सुना होगा ब्लो आउट, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलता है जो विंड से बनता है। जब किसी भी स्थान पर, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई वनस्पति है और यहाँ पर सैंड थी, जब तेज हवाएं चलती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो यहाँ के जब सैंड ला करके यहाँ पर जमा कर देती हैं, सैंड ड्यून बना देती हैं, तो यहाँ पर खाली हो जाता है। तो इस खाली स्थान को बोलते हैं ब्लो आउट, राइट। तो ब्लो होल नहीं बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी वेव स्टैक बनाती है, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो यही आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा टाइप और उसके एग्जाम्पल। आपको पता है डिफरेंट आकृति के डेल्टा बनते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन किया गया है। नॉर्मली जो डेल्टा बनता है वो चापाकार बनता है, ठीक है। आर्कुएट डेल्टा बनता है, वो किसका है? वो नाइल का है, रिवर गंगा का है, ठीक है। जितनी भी आपको इधर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नदियाँ मिलती हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी नदियाँ, वो चापाकार डेल्टा बनाती हैं। कुछ ही नदियाँ हैं जो स्पेशल टाइप की डेल्टा बनाती हैं, तो हम लोग फर्दर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। एस्चुरी डेल्टा कौन बनाती है? मैकेंजी। मैकेंजी कहाँ पर रिवर बहती है, आप बताइए? ये बहती है आपके कनाडा में। कौन से सी में जाके गिरती है? बुफोर्ड सी में, राइट। बर्ड फूड डेल्टा ये बनाती है मिसिसिपी, और अबंडेंट डेल्टा बनाती है एलो रिवर। मिसिसिपी क्यों बनाती है बर्ड फूड डेल्टा? क्योंकि ये जो मिसिसिपी है इसमें तेज प्रवाह मिलता है, और उसके साथ में सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इन सब दोनों कंडीशन के साथ में वहाँ पर जो सी वेव होती हैं, जहाँ पर जाकर के ये जमा करती हैं, ये बहुत शांत रहती हैं, इसलिए ज़्यादा दूर तक ये अपने अवसाद को ले जा करके कई शाखाओं में जमा करती हैं, तो वहाँ पर एक बर्ड के पंजे के जैसा बन जाता है। अबंडेंट डेल्टा, एलो रिवर क्यों बनती, क्यों अपने भाई डेल्टा को छोड़ देती है समय समय पर? क्योंकि ये लोएस्ट वाले क्षेत्रों से बह के जाती है, और लोएस्ट वाले क्षेत्रों में अवसाद की अधिकता होती है। जब उसकी अधिकता होगी तो मार्ग में जब अवसाद ज़्यादा आ जाएंगे तो अपने मार्ग को वो चेंज कर लेती है, क्योंकि लोएस्ट के मैदान जो होते हैं उसमें जो मिट्टियाँ होती हैं वो मुलायम प्रकृति की होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसका अबंडेंट डेल्टा जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है। चलिए, इसका मतलब है ए का 4, ठीक है, ए का 4, उसके बाद बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेम दिया गया है, जो कोपेन ने वर्ड क्लासिफिकेशन बताया है क्लाइमेट का, उसका यहाँ पर नॉमेनक्लेचर है, बगल में जो रिस्पेक्टिव आपकी क्लाइमेट टाइप है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, इसको जानने से पहले आपको पता है कि उन्होंने कोपेन महोदय ने पूरे विश्व को 5 कैटेगरी में बांटा, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर जाएंगे सवाना है, ये आपका मेडिटेरेनियन है, ये आपकी मिड यूरोपियन क्लाइमेट है, और ये आपकी ध्रुवीय क्षेत्र की है। तो यहाँ पर तीनों बी से रिलेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं। लगभग सवाना जैसा जहाँ पर एक मिलेगा, या फिर मिड लैटिट्यूड जैसी कोई कंडीशन मिलेगी। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर जो यूज किया गया डब्ल्यू कैपिटल लेटर में है, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा कैपिटल लेटर में क्या है, एस है। जहाँ पर डब्ल्यू आए उसका मतलब होता है डेजर्ट कैपिटल में, और जहाँ पर कैपिटल में एस आए उसका मतलब होता है स्टेपी। और अगर कहीं पर एच आए कोपेन के क्लासिफिकेशन में, इसका मतलब होता है हॉट, और के आए तो उसका मतलब होता है कोल्ड। अब आप बताइए कोपेन महोदय कहाँ से थे? जर्मन से थे, तो जर्मन में सी को के बोलते हैं, इसीलिए अगर के आया तो इसका मतलब है कोल्ड, और जहाँ पर एच आया मतलब हॉट। अब देख लीजिए, अब इजी हो जाएगा इसको मिलाना। कह रहा है कि डब्ल्यू देखिए डेजर्ट है, हॉट कहाँ पर मिलेगा? ट्रॉपिकल एरिया में, मिला दीजिए। यहाँ पर स्टेपी है यस, और एच है ट्रॉपिकल क्षेत्र में, मिला दीजिए। अगेन के है, तो के कहाँ पर होगा? कोल्ड, तो यहाँ पर देखिए कोल्ड यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ, डेजर्ट भी है, कोल्ड कंडीशन है, मिला दीजिए। जो बचा इसको मिला दीजिए। इसका मतलब है कि ए का 2, ठीक है, बी का 1,
ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सी का 4, डी का 3। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो कोपेन का क्लासिफिकेशन अपने आप में थोड़ा सा जटिल है, तो हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकल विंड से रिलेटेड है। यहाँ पर विंड का नाम दिया गया, किस रीजन में बहती है उसको देखना है। जोंडा, अरावली। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट करेक्ट है। चलिए देखते हैं वन बाई वन। अर्जेंटीना में बहती है जोंडा, कहाँ से बहती है? अर्जेंटीना किसके फुट हिल पे है? एंडीज है कि रॉकीज? एंडीज। ठीक है, जब एंडीज से हवाएं यहाँ से उतरती हैं और अर्जेंटीना और पराग्वे वाले क्षेत्रों में बहती हैं, तो इन्हीं का लोकल नेम है जोंडा। चिनूक का नाम सुना होगा, वो भी सेम इसी प्रकृति के हैं, लेकिन वो रॉकीज से उतरती हैं। ठीक है, लेवेंडर ये स्पेन के क्षेत्र में बहती है, जो कि ठंडी प्रकृति के है। 22 ये जो लोकल विंड है, ये न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि फ्रांस में बहती है। कौन सी प्रकृति की है? ठंडी, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्ट, यही तो नॉट करेक्ट है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यामो जापान में बहती है, लेकिन वो गर्म प्रकृति की होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द थर्मल इम्पैक्ट ऑफ हाई तिब्बतन प्लेटू ऑन द ओरिजिन ऑफ मानसून। डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, उसमें से किन महोदय ने ये पहली बार बताया था कि द रोल ऑफ तिब्बत इज क्रूशियल फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून? तो इसको सबसे पहले बताया था कोटेश्वरम और फॉन महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल मोस्टली अकर ड्यूरिंग द विंटर इन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। चलिए, किस प्रकार की रेनफॉल होती है? वर्ड पकड़िए, विंटर। विंटर में बात कह रहा, तो विंटर में कौन सी सिचुएशन होती है? एक बना लीजिए आप। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की बात करें, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर। विंटर का समय चल रहा है, रेनफॉल की बात कर रहा है, तो विंटर के टाइम में इस वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें 40 से इधर 60 के बीच में, इसी में तो नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रहती है, यूरोप की रहती है। तो विंटर के टाइम में यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो साइक्लोन से वर्षा होती है विंटर के टाइम में इन क्षेत्रों में। कौन से साइक्लोन से होती है? ये होती है टेम्परेट साइक्लोन से। तो देख लीजिए, साइक्लोनिक रेनफॉल आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड? फैक्चुअल प्रकृति का है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर आपका ट्रोपोस्फियर है। यहाँ पर ट्रोपोस्फियर और जो स्ट्रेटोस्फियर का ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम लोग पॉज यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर पॉज की बात करें तो अगर एक क्रम देखें तो ट्रोपोपॉज आएगा, उसके बाद स्ट्रेटोपॉज आएगा, फिर मेसोपॉज आएगा, फिर आइनोपॉज आएगा, थर्मोपॉज आएगा। ठीक है, आप कह रहा है कि लोवेस्ट टेम्परेचर किस में मिलता है? तो आपको पता है कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ जाने के साथ टेम्परेचर डाउन होता है। फिर से समताप मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। फिर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फिर यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर अगर इस लेयर पे जाएं ट्रोपोपॉज पे, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? अमूमन -60 डिग्री टू 70 डिग्री। फिर यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास आ जाता है बढ़ करके। फिर यहाँ पर जब घटता है तो -80 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर हो जाता है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा ठंडा लेयर हो गया मेसोपॉज वाला। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन है और कंट्री का बता रहा है। टाइफून, नाम से लग रहा है फोन। कितने फ़ोन है भैया आपके पास? शायद जिससे आप ये देख रहे होंगे वो भी चाइना का होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। विली विली ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, इसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। बायजियो ये है फिलीपींस का लोकल नाम, फिलीपींस में इसका लोकल नाम है बायजियो। और जो ताइफू है, फू वर्ड ही बता रहा है कि जापान का है, फूची ऐसे करके याद रख सकते हैं।
ठीक है, ये तो रहा आपका फैक्चुअल प्रकृति का। देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक साइड में करंट दी गई है, ओशन करंट, दूसरा जिस एरिया में फ्लो हो रही है। कनारी करंट कहाँ पर फ्लो होती है इस प्रकृति की? आपको पता है कि वे वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका के क्षेत्रों में बहती है, मतलब मोरक्को वाले क्षेत्रों में। किस प्रकृति की है? ठंडी है। ठीक है। बेंगुला करंट कह रहा है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। नहीं, ईस्ट कोस्ट पे तो नहीं है। ठीक है। काला आरे वाला क्षेत्र किधर है? आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पर तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन इसके साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे कौन बहती है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है। फॉकलैंड करंट ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही बात। लिब्राडोर करंट कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड। यहीं पर जब ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम से और इधर से लिब्राडोर से मिलती है, तो यहाँ पर आप बताइए एक फिश बैंक बनता है, क्या नाम है उसका? ग्रांड बैंक। और एक छोटा सा बैंक बनता है, गार्ज बैंक बनता है। लेकिन यही जब आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे बढ़ती है, तो ब्रिटेन के क्षेत्रों में कौन सा बैंक बनता है? इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पर बेंगुला वाले ऑप्शन में साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे कौन बहती है? अगुलहास। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू कोरल पॉलिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखते हैं, कोरल पॉलिप्स की बात कर रहा है। कोरल आर मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन एंड सीज वेयर द मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज बिटवीन 20 to 21 डिग्री। बिल्कुल सही बात, एक मॉडरेट टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। चलिए, ये तो यहाँ पर मिल रहा है इनके डेवलपमेंट के लिए, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, जो कोरल से मिलते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है एरिया हैविंग ओसनिक सैलिनिटी बिटवीन 30 and 34 इज द मोस्ट आइडियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरल पॉलिप्स। क्या 30 डिग्री एंड 34 डिग्री के बीच की जो सैलिनिटी होती है वो आइडियल है? नहीं, वो तकरीबन 27 से 30 जो ग्राम प्रति किलोग्राम आपकी सैलिनिटी है उतनी होती है, तो वो उसके लिए फेवरेबल होती है। आयोग ने भी यही माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशन। मतलब आपने ओशन बॉटम रिलीफ तो पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, अब आपको भी पता है कि पहले सेल्फ आता है, फिर स्लोप आता है, फिर यहाँ पर पठार आता है, फिर यहाँ पर क्या मिलता है आपको? बेसिन मिलता है, इसी में डीप मिलता है। तो ये टोपोग्राफी आपने पढ़ी है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी टोपोग्राफिकल फीचर है जो लार्जेस्ट एरिया का कवर करती है पूरे ओशन एरिया में। ठीक है, जो आपका 70% एरिया पूरे अर्थ का है, वो है ओशन बेसिन। कितना परसेंट करती है ये भी पूछा जाता है। 29.8%। राइट। जो ओशन रिज है ये 22.1% एरिया पूरे ओशन बॉटम रिलीफ का कवर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओशन करेंट, कोल्ड ओशन करेंट। अब आप बताइए। एंटिलीज तो नाम सुना है, नहीं सुना है तो बता देते हैं। एंटिलीज आपके कैरिबियाई देशों में एक क्षेत्र है। ठीक है, कैरिबियन क्षेत्रों में। अब आप बताइए, कैरिबियन क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्रों में है। अगर आप जलधारा पढ़े होंगे तो फ्लोरिडा उसी के पास से गुजरती है ना, तो वो तो गर्म जलधारा है। यहाँ पर कोल्ड की बात कर रहा था, ये तो नहीं होगा। अलास्का, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि हाँ भाई अलास्का तो ठंडे प्रदेशों में है, तो वहाँ पर ठंडी ओशन करंट बह रही। नहीं, ऐसा नहीं। जो अलास्का करंट है वो आपकी वार्म है। ठीक है। अगुलहास ये भी वार्म है। कहाँ पर बहती है? ये जो आपका साउथ अफ्रीका है उसके ईस्ट कोस्ट पर बहती है। जो ओयासियो है ये आती है चौकची सागर से, ये होती है ठंडी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर कह रहा है ओशन डिपॉजिट और ये है सोर्स ओजी। भाई स्केलेटन का ही तो एक्यूमुलेशन होता है ओजी, तो बायोटिक तो हुआ। रेड क्ले नहीं, ये क्या होता है? ये जो नितल में आपके बिछे हुए मड होते हैं जिसमें आयरन की अधिकता होती है उसको रेड क्ले बोलते हैं। तो उसमें तो बायोटिक होने का ऐसा कोई तत्व तो समझ में आता नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टिकटाइट
जो ओशन डिपॉजिट होते हैं वो कॉस्मोजेनस होते हैं। जो आपके उल्का पिंड का जो अवशेष होता है, अगर वो सागरीय क्षेत्रों में चला जाता है तो नितल में निक्षेपित हो जाता है, थोड़ा बहुत उसका जो अंश मिलता है, उस प्रकार के ओशन डिपॉजिट को बोलते हैं टिकटाइट। ठीक है, तो ये भी सही है। और वॉल्केनिक मड का तो नाम सुना ही होगा, ये भी सही है। लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को सही माना है, लेकिन सही होना चाहिए बी। इस पे क्लेम भी हुआ है। ठीक है, तो श्योर रहिए कि रेड क्ले अबायोटिक है। सविन सर की बुक में आप देख सकते हैं, कई स्टैंडर्ड बुक में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर असर्शन और रीजन की बात कर रहा है। ओशंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर records relatively higher average temperature than in the southern temperature। क्या बात है, देख लेते हैं। कह रहा है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो ओशन का एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। बिल्कुल, क्यों ना ज़्यादा हो, क्योंकि जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें 60 to 60% एरिया क्या है, लैंड एरिया है। और लैंड एरिया की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि जल्दी से वो हीटअप हो जाते हैं। और जल्दी से हीटअप हो जाते हैं तो वहीं से तो विंड चलती है, तो वही विंड ओशनिक करंट को भी धकेलती है, तो उसका कहीं ना कहीं से पूरे ओशन वाटर पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, जब लैंड एरिया ज़्यादा है तो जो भी सी वाले एरियाज़ हैं वो कैसे हैं, वो इनक्लोज्ड हैं, बंद जैसे प्रकृति के हैं। तो कोई भी चीज़ है अगर वहाँ पर टेम्परेचर और कहीं ना कहीं से सूर्य किरणें लगातार पड़ रही हैं और एक बंद क्षेत्र है, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि ओपन सी का, जाहिर सी बात है बंद क्षेत्र पर। ये तो असर्शन सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा कह रही है वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन इन द बोथ हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ ओशनिक ट्रेंच दी गई हैं और दूसरी तरफ उसके करिस्पॉन्डिंग ओशन दिए गए हैं। अब आप बताइए टोंगा कहाँ पर, साउथ पैसिफिक में है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। किन क्षेत्रों में मिलता है ये टोंगा, आपको पता है? ये जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर कार्माडिक और टोंगा दोनों एक साथ देखने में मिलते हैं। थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो टोंगा है ये सदर्न हेमिस्फीयर में डीपेस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो मेरियाना है, जो आपने पढ़ा होगा कि सबसे गहरा बिंदु है पृथ्वी की सतह पर, वो किस में है? वो है नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गहरा पॉइंट ये है। ठीक है, और जो सबसे गहरा पॉइंट है उसको बोलते हैं होराइजन डीप। और जो पोर्टो रिको ट्रेंच है, ये जाहिर सी बात है आपको पता है किन क्षेत्रों में है? कैरिबियाई क्षेत्रों में। जब उन क्षेत्रों में है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ अटलांटिक में होगा ही। क्या इतना जान लेना पर्याप्त है? पर्याप्त तो है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन एक फैक्ट और जान लीजिए कि जो पोर्टो रिको आपकी ट्रेंच है ये डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से आपकी प्लेट मर्ज करती हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, सुंडा ट्रेंच नाम तो सुना ही होगा, नॉर्थ आपके जो इंडियन ओशन है उसमें मिलती है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के मार्जिन पे है, सबडक्शन जोन पे है, इसलिए ये भी गहरी है। मेरियाना ट्रेंच साउथ पैसिफिक में? नहीं, साउथ पैसिफिक में तो नहीं है। कहाँ पर है? नदर्न पैसिफिक में। किसके बॉर्डर बनाती है? अगर आप देखेंगे तो इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और उधर से आपकी पैसिफिक प्लेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही मैच नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा कि 20 क्वेश्चन आज के पार्ट 1 में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। देन लास्ट वाले में हम लोग 30 क्वेश्चन देख करके अपने इस क्वेश्चन सीरीज को, मतलब विज्ञापन 50 को पूरी तरीके से डिकोड कर लेंगे। आई होप आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू टू ऑल, विश फॉर ऑल।